तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 28 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग बड़ी ही चिल से जा रहा होता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि लू फेंग के सामने एक ग्रे रॉक बंदा आ जाता है जो कि टेलीपोर्ट करके आ रहा होता है। वो अपने हाथों में शॉर्ट शैडो को लिए होता है जो कि लू फेंग के बॉडी को पियर्स करते हुए आर पार करते हुए चला जाता है। और लू फेंग ने इसको डिस्कवर तो कर लिया होता है, लेकिन वो स्वॉर्ड लू फेंग के सीने को चीरते हुए पहले से ही जा चुकी होती है और उस बंदे ने उस पर अटैक कर दिया होता है। लू फेंग जिस केव में था वो सिर्फ 500 कॉस्मिक सैंड्स का था, जिसमें कि कुछ ही फॉर्मेशन लगे हुए होते हैं। नॉर्मल ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड्स के वो अटैक को तो रोक लेंगे, लेकिन जो पावरफुल होंगे जैसे लू फेंग को ही ले लो, वो उनको बड़ी आसानी से तोड़ सकता है, इग्नोर कर सकता है। और ये बंदा तो पहले से लू फेंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर रखा हुआ था। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग जब उस स्वॉर्ड से स्टैब होता है, लू फेंग का रिएक्शन ऐसा होता है कि उसे विश्वास ही नहीं होता कि आखिरकार दूसरा बंदा ऐसे वर्ल्ड में कैसे ट्रैवल कर सकता है। ये वही वाला सीन हो गया जब लू फेंग उस ब्लड क्लाउड टाइटन के लीडर को मारने जाता है, वाइस प्रेसिडेंट के पीछे ही आ जाता है ट्रैवल करते हुए। वैसे ही असासिन भी आ चुका था और लू फेंग को पता चल जाता है कि ये असासिन फोर्सफुली वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता है, जिसके हिसाब से इसकी जो स्पेस में रियलम की पावर है वो बहुत ही हाई है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लॉर्ड ऑफ केओस के बंदे ही वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। कोई इटर्नल ट्रू गॉड, मामूली इटर्नल ट्रू गॉड नहीं कर सकते। और लू फेंग कंफ्यूज हो जाता कि आखिरकार इतना टेरिफाइंग मास्टर आ कहाँ से गया है। यहाँ तक कि 5 मेजर फैमिलीज भी इसको नहीं ला सकते हैं इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीरियड में। और यिंग कैंग को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग को कहता है मरो, और वो स्वैर लू फेंग को पेनिट्रेट करते हुए सोल तक को टारगेट करने लगते हैं ताकि वो उसके सोल को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। लू फेंग की जो डिवाइन बॉडीज होती है वो 2 बॉडी रिफाइनमेंट्स को तो क्रॉस कर चुकी होती है, जिसके कारण वो यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है और वो वहाँ पे एनिहिलेट हो जाता है। चिंता मत करो, लू फेंग मरा नहीं था, लेकिन उसकी पावर इतनी थी कि वो किसी भी केओस रॉयल मास्टर के ऑर्डिनरी मूव, मतलब ऑर्डिनरी केओस मास्टर के ऑर्डिनरी मूव जितनी पावरफुल थी, जो कि किसी भी इटर्नल ट्रू गॉड को मारने के लिए काफ़ी थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे वो सोल को टारगेट कर रही थी और लू फेंग के पास पहले से ही स्टार टावर थी जो कि लू फेंग के सोल को गार्ड कर रही होती। वहीं पे साथ में लू फेंग की इल्यूजनिस्ट स्वॉर्ड शैडो भी थी जो साथ में उसको रसिस्ट करने में मदद कर रही होती है, जिसके कारण लू फेंग के सोल को इतनी आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता है। और इन कैंग को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे लू फेंग का जो विल ऑफ माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन लू फेंग पे जो उसने अटैक किया होता है वो स्वॉर्ड अटैक और सोल अटैक दोनों होता है, जिसके कारण उसे विश्वास था कि वो उसकी डिवाइन बॉडीज को एनिहिलेट कर सकता है बड़ी आसानी से। अब देखा जाए तो ऐसा होता भी है, लू फेंग की डिवाइन बॉडी एनिहिलेट होती भी है, लेकिन लू फेंग के सोल को मार पाना इतना आसान नहीं है। और जैसा कि लू फेंग एक इटर्नल ट्रू गॉड है, तो जब तक उसके सोल को डिस्ट्रॉय ना कर दे या फिर उसके हार्ट को डिस्ट्रॉय ना कर दे तो लू फेंग मरने वाला भी नहीं है। एक कतरा भी बच गया तो लू फेंग फिर से रीजनरेट कर जाने वाला है। लू फेंग को यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। लू फेंग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि लू फेंग के पास एक परफेक्ट डिवाइन बॉडीज थी। इतने पावरफुल होने के बाद भी यहाँ पे लू फेंग का बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। लू फेंग जान जाता है कि वो अटैक बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता है और ये वो जान चुका होता है कि इसको फेस करने में लू फेंग को परेशानी होने वाली है। जिसके बाद यिंग यांग को दिखाया जाता है जो कहता है कि इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा, ये मेरे अटैक को सह पाया। जिसके बाद लू फेंग अपने स्मॉल यूनिवर्स को चाहता फैला देता है अपनी डिवाइन पावर और डिवाइन पावर्स को बर्न करके उस पर अटैक करने लगता है। विनकान उसे डेयर नहीं करता है उसे हेड टू हेड रेसिस्ट करने को। वो जानता था कि ये पावर बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण वो उसको रोकने की कोशिश करने लगता है, उस पर अटैक करने लगता है, उससे बचने लगता है। जिसको देखकर लू फेंग जान जाता है कि इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। वो भी क्यों ना हो, वो एक असासिन है, जिसके कारण उसकी मूवमेंट तो स्ट्रेंज रहेगी। जिसको देखकर लू फेंग अपने वही 6 पेयर्स ऑफ गोल्डन विंग्स को निकाल लेता है, क्योंकि वो जान चुका था ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने लगता है और पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब यिंग कैंग पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ पे लू फेंग केओस को कंट्रोल कर पा रहा है, जो कि सिर्फ एक रियल केओस मास्टर ही कर सकता है। वहाँ पे सप्रेशन थे, यहाँ तक कि वो भी
वॉइड में ट्रैवल नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो इस बात से हैरान था कि वो उस स्वर्ड से हिट होने के बाद भी वो फाइन था। शायद वो ये कहता है कि वो अभी बहुत ही इंजर्ड हो सकता है कि वो अभी प्रिटेंड कर रहा हो कि वो अभी फाइन है, और कहता है कि मैं उसे शायद 2-3 बार और हिट करूं तो शायद वो मारा जा सके। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड इन द वर्ल्ड को लेकर उस पर अटैक करने लगता है। उसके साथ ही वो अपने मैकेनिकल ट्रेजर्स को भी लेकर लू फेंग पे अटैक कर देता है। अब लू फेंग भी अपने फुल पावर पे आ चुका होता है, क्योंकि वो जानता था कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, और वो अपने केओस लॉ को भी यूज़ करने लगता है और दोनों में बहुत ही पावरफुल टकरार होने लगते हैं। लू फेंग अपने विंग्स को यूज़ करके उसको मार रहा होता है, उसके सराउंडिंग को सप्रेस कर रहा होता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके, और लू फेंग उस पर अटैक करने लगता है। अब दोनों की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। यिंग यांग बड़ी आसानी से लू फेंग के पास आके अपने शॉर्ट सैटो से अटैक करता है। लू फेंग उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पावर बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे उसकी वो अटैकिंग और साथ में अपने मैकेनिकल ट्रेजर्स के कारण उसकी पावर बढ़ चुकी होती है, यहाँ तक कि वो उसको रोक भी नहीं पा रहा होता है। लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है और वो कहता है कि वो अपने इटर्नल ट्रू गॉड स्टेज में ही इतने सारे पावर को यूज़ कर सकता है, इसके सारे स्किल्स मेरे स्किल्स से ऊपर हैं। और वो पूरी तरह से थोड़ा सा चिंतित था, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अपोनेंट की पावर ज़्यादा थी, लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि लू फेंग के सामने शायद केओस लेवल का मास्टर भी क्यों ना आ जाए, लू फेंग उससे भी लड़ने में कतराएगा नहीं, उसको भी मार ही डालेगा। और यहाँ पे हमें यिंग कैंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल मास्टर से मिल चुका था, लेकिन कोई भी उसके स्नीक अटैक से फेल नहीं हुआ था। उसने सबको अपने स्नीक अटैक से ही मारा होता है, लेकिन उसने लू फेंग में मारने में चूक कर दी होती। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो ऐसे बच कैसे सकता है, और वो कहता है कि तुम ऐसे पहले बंदे हो। अब लू फेंग के बारे में बताया जाता है कि उसने 6 शॉट्स ऑफ इटर्नल लेवल के 9 शॉट्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द लॉ, ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड को ही सीखा होता है, जिसके कारण उसकी पावर अभी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। वो पूरे पावर को नहीं यूज़ करना जानता था। जिसके बाद यिंग कैंग सोचते हुए कहता है कि अगर यहाँ पे मेरी रियलम थोड़ी सी वीक होती तो अगर उसकी रियलम थोड़ी वीक होती तो मैं उसको शायद मार पाता, लेकिन अभी के हिसाब से उसने इसको सह लिया है। अब लू फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है चलो भूलते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं तुम कितने देर तक अपने आप को बचा पाते हो। अब लू फेंग भी पूरी तरह से सीरियस हो चुका था, उस पर अटैक करने लगता है। चारों तरफ बम ब्लास्ट होने लगते हैं। लू फेंग ने अपने इसके साथ अपने सेकेंड मैकेनिकल ट्रेजर द रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्लड को निकाल दिया होता है, जो कि उसे ब्लड पाइटन प्रेसिडेंट को मारने पे मिला होता है। और ये भी बहुत ही पावरफुल मूव्स होते हैं जो कि केओस रियल्म्स के होते हैं। जिसके बाद वो उस पर लगातार अटैक करने लगता है, जिसके कारण यिंग कैंग का फेस पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि लू फेंग ने दो मैकेनिकल ट्रेजर्स को यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये पावर केओस लेवल जितनी आ चुकी होती है। और वो क्या था कि ये कैसे हो सकता है कि आखिरकार रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्लड इतना पावरफुल हो सके। वो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अभी सुपीरियर था, अभी इन्फीरियर महसूस कर रहा और कहता नहीं ये अच्छी बात नहीं है। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जान चुका था कि उसका स्नीक अटैक बच चुका है, फेल हो चुका है, जिसके कारण अभी वो हेड ऑन हेड फाइट करेगा तो उसके पास थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा। और तब तक यहाँ पे और भी लोग आ जाएंगे, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने की सोचता है ताकि वो बचा रहे तो बाकी आगे आके वो असासिनेट कर सके। और दिखाया जाता कि वो आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है मैंने इतना टाइम, मतलब उसने लू फेंग को मारने के लिए बहुत लंबा अरसा गुजार दिया होता है, और कहता है मैंने बहुत ज़्यादा अरसा गुजार दिया है इसको सिर्फ इसी के लिए जहाँ पे मुझे कुछ भी हाथ नहीं मिला। जहाँ पे वो जा रहा होता है मोरोसा और मोयू किंगयान की तरफ ही, और सोचता है कि मैं लू फेंग को ना मार पाया तो क्या उनके इन दोनों सर्वेंट्स को तो जरूर मारूंगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पे सामने मोरोसा खड़ा है। वो सीधे जाता है मोरोसा को मारने के लिए, लेकिन तभी दिखाया जाता है मोरोसा को जो कि अपने बड़े से मुंह को खोल लेता है, जो कि बहुत ही डरावना लग रहा था। वो मुंह खोलता है और वो बंदा इतना पागल था कि वो उसके पेट में ही चला जाता है और एक ही झटके में मोरोसा उसको खा जाता है या निगल जाता है। और दिखाया जाता है यिंग कैंग को जो कि उसमें अंदर जाने से बोलता है व्हाट द फक, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और मोरोसा तो यहाँ पे गटर क्या उसे कहते हैं, जो भी समझ लो, जो खाने के बाद जो आवाज़ निकालते हैं, वहाँ पे मोरोसा उसको स्वेलो कर जाता है, मतलब कि कुछ था ही नहीं उसके लिए। यहाँ पे वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है मास्टर वो तो मेरे सीधे मुंह में चला आया। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि उसके मुंह के अंदर जाने के बाद वो शायद उसके पेट को चीरता हुआ बाहर निकल जाए, लेकिन यहाँ पे आपको पता चला है कि आगे क्या हुआ। और अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को
जो कि मोरोसा के पास आ जाता है। और जब वो देखता है कि वो बंदा सीधे के सीधे मोरोसा के मुंह के अंदर ही चला गया तो वो भी हंसने लगता है और लूफिंग समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। और वो ये जान जाता है कि यहाँ पे वो मोरोसा से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और मैंने बताया ना कि मोरोसा भी लूफेंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अभी रियलम सेम होने के बाद भी। और यहाँ पे लूफेंग जान चुका था असासिन के स्ट्रेंथ के बारे में, लेकिन यहाँ पे मोरोसा ने अपने सिर्फ मुंह को खोला और उसे निगल भी गया, डकार तक नहीं ली। और यहाँ पे मैं पता चलता है कि मोरोसा के पास भी परफेक्ट डिवाइन बॉडीज थी जो कि लूफेंग से भी ज़्यादा टफ थी। वो आराम से जहाँ पे लूफेंग पे जब उसे सांस ने अटैक किया था तो वो उसके हार्ट को भी पियर्स कर दिया था, लेकिन वो मुंह के अंदर गया तो मोरोसा को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे वो इसी एक स्वैलो से लूफेंग को बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। अब आपको पता है कि मोरोसा ने कैसे जन्म लिया था। वो जन्म ही इसलिए लिया था क्योंकि वो ऑरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन से होता है। वो जितना डिवॉर करता जाएगा उसे ऑरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन उतनी ही अच्छे से समझ में आने लगी, वो उतने अच्छे से मास्टर कर पाएगा। और इसी के कारण लूफेंग और इसके बीच का जो गैप है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा होता है, जहाँ पे लूफेंग को तो सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या मोरोसा को क्या, उसे तो सिर्फ गटकना है। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि लूफेंग से उसकी तरफ देखता है और वो स्माइल भी करता है। अब मोरोसा 2 कदम आगे रहता है और कहता है मास्टर मैंने आपके ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने नॉर्मल मूव्स को ही यहाँ पे चला। जिसके बाद लूफिंग कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता हूँ। और यहाँ पे जब वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट में आए हुए होते हैं तो लूफिंग ने सख्ती से कहा होता है मोरोसा को अपने वर्ल्ड बीस्ट के रूप को रिवील नहीं करने के लिए, क्योंकि अगर जब भी यहाँ पे मोरोसा के वर्ल्ड बीस्ट के आइडेंटिटी को रिवील कर दिया जाएगा तो इसके कारण टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट में मौजूद है वो यहाँ पे लूफिंग और मोरोसा को मारने के लिए, लूफिंग को तो मारेंगे, साथ ही साथ में उन्हें मोरोसा को स्लेव बना दिया जाएगा। जिसके बाद लूफिंग ये नहीं चाहता था कि वो कभी भी मोरोसा की ट्रू फॉर्म को रिलीज करे। जिसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो मोरोसा ने अपने ट्रू फॉर्म को नहीं बस अपने मुंह को खोला होता है। जिसके बाद लूफिंग उससे कहता है कि क्या वो मारा गया, तो मोरोसा कहता है कि वो मेरे बॉडी के द्वारा स्वैलो किया गया है तो वो मारा गया है। तो यहाँ पे वो कहता है कि सच में वो ऐसा है, मोरोसा के पास एक परफेक्ट डिवाइन बॉडी थी जिसके कारण उसकी जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ थी वो बहुत थी। जिसके बाद मोरोसा बॉडी होते हुए कहता है कि उसने बहुत सारी चीज़ों को लिए हुए था, यहाँ पे उसे नहीं पता था कि मेरी स्ट्रेंथ कितना आया था। जिसके बाद लूफिंग उससे कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पे चिंता मत करो, यहाँ पे अगर तुम्हारी बॉडी एक्सपोज भी हो जाए तो हम अभी इन सब मैटर्स को निपटा सकते हैं, क्योंकि अभी उन सब की पावर ज़्यादा थी, लेकिन अभी फिर भी वो चाहते नहीं थे कि मोरोसा की जो ट्रू फॉर्म है वो रिलीज हो। जिसके बाद मोरोसा कहता है कि मैंने उसके बॉडी को तो स्वैलो कर लिया, लेकिन उसके सारे जो चीज़ थे, जितने भी ट्रेजर्स थे, उन सबको मैंने बचा लिया है। और वो बाहर निकलता है और लूफिंग को दे देता है। जिसके बाद लूफिंग कहता है कि मुझे फॉलो करो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। अब देखो जब तक वो लूफेंग के साथ रहेगा तो मोरोसा नेचुरली स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो भले ही वो गरीब है, क्योंकि लूफेंग ही सारे पैसे को यूज़ करता है, क्योंकि लूफेंग को ही पैसे की ज़रूरत होती है, मोरोसा को तो सिर्फ बॉडी चाहिए होती है। जिसके बाद मोरोसा कहता है मास्टर मुझे अभी सेक्लूजन में जाना हुआ, क्योंकि मुझे अपने इस खाने को पचाना भी तो है। तो लूफेंग कहता है ठीक है। जिसके बाद वो उसे स्टार टावर में भेज देता है, जहाँ पे लूफेंग अपनी उन सारी फाइटिंग को याद करने लगता है और अपनी सारी चीज़ों को पता लगाने लगता है। जिसके बाद वो हमें सीन चेंज कर लूफिंग अपने केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफिंग किंग यांग से कहता है कि तुम बाहर आ सकते हो। अब किंग यांग सिर्फ एक ट्रू गॉड था, वो उसे उसने अपने अंदर छिपा के रख लिया था। और यहाँ पे लूफिंग अगर ना चाहे तो उसे कोई भी चीज़ बाहर देखने तक को मजबूर नहीं कर सकता है। जिसके बाद मो युंगक्यान आता है बाहर और कहता है मास्टर क्या, और चारों तरफ देखता है, फिर कहता है मास्टर लॉर्ड लुओसा कहाँ है। अब इन सब चीज़ों के बीच में उसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हुआ है, और उसे लग रहा था कि लॉर्ड लुओसा यहाँ पे इस बीच में मारे जा चुके हैं। तो लूफिंग कहता है चिंता मत करो, वो भी सेक्लूजन में है। इसके बाद में तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ अपने प्रैक्टिस पे ही ध्यान लगानी चाहिए। तो वो भी कहता है ठीक है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर फ्लेम विंड हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे उन्हें न्यूज़ मिलती है कि यान युंगक्यान मारा जा चुका है। और उन्हें विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है युंगक्यान एक बहुत ही पावरफुल असासिन है, उसकी जो फ्लाइंग एबिलिटी है, उसकी जो एस्केपिंग एबिलिटी वो सबसे ज़्यादा थी इटर्नल ट्रू गॉड्स में। लेकिन फिर भी वो लूफेंग को मार नहीं पाया, और यहाँ तक कि वो लूफेंग के हाथों मारा भी गया, जहाँ पे उन सबको
जहाँ पे वो सभी सरप्राइज हो जाते कि आखिरकार ऐसे हो कैसे सकता है, क्योंकि यहाँ पे हराना मुश्किल होता है किसी इटर्नल गॉड को, लेकिन मार पाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार लू फेंग उसे मार कैसे सकता है। लेकिन ये होना भी था क्योंकि वो उसके केव के अंदर ही मारा गया था और सबको पता चल गया था कि वो लू फेंग के ही हाथों मारा गया है और सबको लग रहा। और यहाँ के एक ग्रे मिस्ट फिगर को दिखाया जाता है जो कहता है कि शायद उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है और उसके पास एक बहुत ही पावरफुल किलिंग मूव भी है, जिसके साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और मैं कोशिश करूँगा और भी वीडियोज़ लाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।